छात्रों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आपको कक्षा 12th में एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस अकॉर्डिंग ही सिलेबस को चालू कर रहा है। तो आपकी ये कक्षा 12th है, तो कक्षा 12th में विषय चित्रकला में अध्याय फर्स्ट तो आपका रहा है पांडुलिपि चित्रण परंपरा, और अध्याय सेकंड रहेगा राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट्स या राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से रहा है। वैसे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, इसको अपन साधारण भाषा में या अपनी भाषा में राजस्थानी शैली कह दें तो कोई बुरी बात नहीं होती, या अपन राजस्थानी लघु चित्र परंपरा कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सरल भाषा में समझने की दृष्टि से यूँ समझ सकते हैं कि राजस्थान में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजस्थानी शैली के नाम से जाना गया। क्यों? वैसे राजस्थान में 7वीं सदी से और 12वीं सदी के मध्य तक अनेक राजपूत राजाओं ने छोटी बड़ी रियासतों में राज्य किया था, और वो जो राजपूत राजा थे, वो राजपूत राजाएं अपने भवनों को सुसज्जित करवाने की दृष्टि से या अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने की दृष्टि से अपने संरक्षण में कुछ कलाकारों को संरक्षण देकर रखते थे। उनके द्वारा उन भवनों को सुसज्जित करवाते थे और अपने आराध्य देव से संबंधित विषयों के चित्रांकन करवाकर आराध्य देव को प्रसन्न करने की इच्छा रखते थे। इसी भित्ति चित्रण परंपरा में इन राजपूत राजाओं के शासनकाल में जिस कला शैली का विकास हुआ था उसे राजस्थानी शैली या राजपूत शैली के नाम से पुकारा गया। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक तो इनकी छोटी बड़ी रियासतें रही। उसके बाद 12वीं सदी के बाद, वैसे कह सकते हैं 17वीं 18वीं सदी में जाकर या 16वीं 17वीं सदी में जाकर राजस्थानी शैली अपनी निजी पहचान बना सकी थी। वैसे इसके विकास क्रम के विषय में मैंने आपको बताया कि हमारे राजस्थान का या हमारे भारतीय चित्रकला का जो विकास क्रम है उस विकास क्रम में सबसे पहले चित्रकला की दृष्टि से पढ़ते हैं तो भित्ति चित्रण परंपरा आती है। और वो भित्ति चित्रण परंपरा के जो चित्रित विषय प्रारंभ में थे, वो प्रारंभ में तो आखेट से संबंधित रहे, और आखेट के बाद धीरे धीरे वो धार्मिकता से जुड़ गए। और धार्मिकता से जब जुड़े तो सबसे पहले जो धर्म जुड़ा वो था बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के बाद जो जुड़ा वो हिंदू धर्म रहा। लेकिन बौद्ध धर्म की समाप्ति के बाद या बौद्ध धर्म के अंतिम समय में जाकर हमारी इस कला ने भी परिवर्तन ले लिया था। अब उस कला ने परिवर्तन में ये था कि प्रारंभ में तो जैसे प्रागैतिहासिक काल में दीवारों पर चित्रांकन किया गया, चट्टानों पर चित्रांकन किया गया, उसके आगे बढ़कर उसी विकास क्रम में आगे चलकर जब पाल शैली आती है और बौद्ध धर्म का अंतिम समय आता है, अंतिम काल आता है, उस समय पाल शैली में ताड़पत्र पर चित्रांकन कार्य किया जाने लगा था। उसके पीछे मैंने आपको एक कारण प्रथम अध्याय में बता दिया था। कुछ तो इस्लामिक आक्रमणों के कारण, कुछ समय के प्रभाव से नष्ट हो जाने के कारण, और कुछ ये भित्ति चित्रों के माध्यम से मतलब एक धर्म का प्रचार प्रसार करने में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि भित्ति चित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में की सुविधा नहीं हो सकती थी। इस दृष्टिकोण से हो सकता है पाल शैली में जाकर ताड़पत्रों पर लघु चित्रण परंपरा का विकास हुआ। ताड़पत्र मैंने बताया, ताड़ का एक पेड़ होता है, उसके पत्तों पर चित्रांकन किया जाता है, उन्हें ताड़पत्र कहा जाता है। उस बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रित विषय रहे थे, और पाल वंशीय लोगों के सानिध्य में या राजाओं के सानिध्य में उस शैली का विकास हुआ था, जिसको अपन ने अभी वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में सेकंड केंद्र के रूप में पढ़ा है, और फर्स्ट केंद्र के रूप में अपन ने पढ़ा जो जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के रूप में पढ़ा है। तो जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, उन जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में 4 तरीके से चित्रांकन किया गया, लेकिन लघु चित्रण में ही। पहला बताया आपको ताड़पत्र,
फिर उसके बाद बताया ताड़पत्र, भोजपत्र, और भोजपत्र के बाद कपड़े पर, कपड़े के बाद लकड़ी पर चित्रांकन कार्य किया गया था। अब जैन जो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है उनमें विषय आपको मैंने बताया था, कौन से विषय के चित्र बने? जैन धर्म के चित्रों के विषय बने या जैन ग्रंथों के चित्र बने। मैंने बताया कि वहां जो फर्स्ट अध्याय है उस फर्स्ट अध्याय का नाम अपने यहाँ है पांडुलिपि चित्रकला परंपरा या चित्रण परंपरा। पांडुलिपि से अर्थ मैंने आपको बताया था, पांडुलिपि से अर्थ होता है हाथ से निर्मित चित्रों को पांडुलिपि चित्र कहते हैं, अर्थात पोथी चित्र भी कह सकते हैं उनको, कथा चित्र भी कह सकते हैं उनको, या उनको ताड़पत्र चित्र भी कह सकते हैं, या उनको भोजपत्र चित्र भी कह सकते हैं। और उनको ग्रंथबद्ध किया जाता था, उनको एकत्रित करके रखा जाता था। एकत्रित करने के बाद रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि उन चित्रों के नीचे और ऊपर जिल्द के रूप में लकड़ी के तख्ती या पट्टे लगाए जाते थे, या फिर कपड़े में उनको लपेटकर रखा जाता था। इस प्रकार अपन ने पांडुलिपि चित्रण परंपरा, इसी विकास क्रम में आगे चलते हुए अपन पढ़ रहे हैं कि अब जैन धर्म के बाद जो धर्म का विकास हो रहा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। अब हिंदू धर्म में अपन अगर कला पढ़ रहे हैं तो पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं, वो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की लघु चित्रण परंपरा भी कह सकते हैं, राजस्थान की लघु चित्र शैली भी कह सकते हैं, या राजस्थानी शैली भी कह सकते हैं उसको, या राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। अब राजस्थान की जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है या प्रारंभ में कि राजस्थान किस तरह का, या राजस्थान का नाम पहले क्या था, राजस्थान में चित्रकला का विकास क्या हुआ, तो मैं आपको बताऊं राजस्थान एक विशाल मरुस्थलीय प्रदेश है। इसमें बताया 7वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य तक अनेक राजपूत राजाओं ने राज्य किया। उन राजपूत राजाओं के राज्य करने के कारण इस क्षेत्र को सर्वप्रथम राजपूताना के नाम से जाना गया था, और उसके बाद इसका नाम राजस्थान पड़ा। और जब इसका नाम राजपूताना के नाम से लिया गया उस समय इसके अंदर या इस क्षेत्र के अंदर या इस प्रदेश के अंदर जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजपूत पेंटिंग्स के नाम से जाना गया। और जब इसका नामकरण एक जातिगत विशेष के आधार पर होने के कारण इसका विरोध करके और इसका नामकरण के रूप में पहले शब्द राजस्थान का प्रयोग किया और राजस्थान से आगे चलकर इसको राजस्थान किया, तो जब राजस्थान इसका नाम हो गया तो राजस्थान एक सीमा क्षेत्र में होकर देखा गया। उस सीमा क्षेत्र में होकर, जिस क्षेत्र में होकर चित्रांकन कार्य हो रहा था, उस क्षेत्र की कला को राजस्थानी शैली के नाम से पुकारा। इस प्रकार इसके नामकरण के विषय में भी विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। इस राजस्थानी शैली का जो विकास हुआ है वो लघु चित्रण परंपरा में ही हुआ है, अर्थात छोटे आकार वाले चित्रों में हुआ है। लेकिन यहाँ पुस्तक चित्र बनाए जा रहे हैं। अब वो पुस्तक चित्रों में क्या है कि एक विशेष प्रकार का कागज लिया जाता था, उस कागज का नाम था वसली। उस वसली पर चित्रांकन कार्य किया गया था। और यहाँ के जो राजपूत राजा हैं वो राजपूत राजाओं के संरक्षण में इस शैली का विकास हुआ, उनके साथ साथ हुआ, इसलिए इसे राजपूत शैली भी कहा गया। यहाँ के जो राजा हैं वो राजा वैष्णव संप्रदाय रहे हैं, वल्लभ संप्रदाय रहे हैं। और जो वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय लोग होते हैं उनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण रहा है। और भगवान श्री कृष्ण होने के कारण इनका आराध्य देव, इन्होंने अपनी पेंटिंग्सों के द्वारा अपने आराध्य देव को प्रसन्न करवाने की कोशिश की है, प्रसन्न करने की भी कोशिश की है, जिसमें इन्होंने अपने संरक्षण में रखे गए कलाकारों के द्वारा अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को ही चित्रित करवाया। तो राजस्थानी शैली या राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का अगर मुख्य चित्रण विषय माना जाए तो मानने में सबसे प्रमुख चित्रित विषय होगा आराध्य देव कृष्ण लीला, यानी कृष्ण से संबंधित कृष्ण लीलाओं के चित्रों को चित्रित किया गया। तो ये एक अपनी क्या है, राजस्थानी शैली का एक पृष्ठभूमि है, राजस्थानी शैली के बारे में या राजस्थान के बारे में जानकारी है। तो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स अर्थात राजस्थानी लघु चित्र परंपरा या राजस्थानी शैली या लघु चित्रण, राजस्थानी लघु चित्र शैली के नाम से इसे पढ़ सकते हैं। अब एनसीईआरटी कोर्स के अनुसार मैंने देखा है कि सेकंड अध्याय का जो नाम रहा है वो नाम ये है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। लेकिन इसको आप क्या कह सकते हो, राजस्थानी लघु चित्र परंपरा भी कह सकते हो, राजस्थानी लघु चित्र शैली भी कह सकते हो, या राजस्थानी शैली भी कह सकते हो। राजस्थान का विकास 4 संभागों में हुआ था।
मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। और इन चारों संभागों में जिस शैली का विकास हुआ उस शैली को राजस्थानी शैली के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ अलग अलग इनकी विशेषताएं रही है, इनकी क्षेत्रगत आधार पर विशेषताओं के कारण इसको आगे चलकर अलग अलग शैलियों के रूप में भी पढ़ा जाता है, अलग अलग स्कूलों के रूप में पढ़ा जाता है, जैसे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली। इनको राजस्थानी शैली की प्रमुख 4 शैलियों के नाम से भी जाना जाता है और 4 स्कूलों के नाम से भी जाना जाता है। इन स्कूलों में भी छोटी छोटी उपशैलियां पैदा हुई थी, अर्थात उन क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले थे, उन कार्य करने वाले क्षेत्रों पर जिस क्षेत्र पर कार्य हो रहा था उसे उसी क्षेत्र के आधार पर जानने लग गए थे। जैसे मेवाड़ में उदयपुर, गोगुंदा, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में जो कला शैली का विकास हुआ उन्हें उस नाम से जाना गया। जैसे मेवाड़ की प्रमुख उपशैली का नाम है नाथद्वारा शैली और मेवाड़ को वैसे उदयपुर के नाम से जानते हैं। ऐसी कुछ शाखाएं भी इनमें विकसित हुई थी, छोटी स्कूलें भी विकसित हुई थी। तो अपन इस राजस्थानी शैली की या राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के थोड़ा परिचय देखते हैं। तो उस परिचय में देखिए, भारतीय कला में राजस्थानी लघु चित्र परंपरा अपना प्रमुख स्थान रखती है। अर्थात भारतीय जो लघु चित्र परंपरा है, लघु चित्र मैंने आपको बता दिया, छोटे आकार वाले चित्रों को क्या कहते हैं अपन, लघु चित्र कहते हैं। उस लघु चित्रण परंपरा में, जिस भारतीय लघु चित्रण परंपरा में राजस्थानी लघु चित्र शैली अपना प्रमुख स्थान रखती है। मतलब उन क्षेत्र में या भारतीय लघु चित्रण में राजस्थान अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कला में अजंता एलोरा की समृद्ध भित्ति चित्रण परंपरा हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म संप्रदाय का प्रभाव लिए हुए है। अर्थात ये लघु चित्रण परंपरा है कौन सी, राजस्थानी। उस राजस्थानी शैली में कौन कौन सी विशेषताओं को, कौन सी भित्ति चित्रण परंपरा की विशेषताओं को लिए हुए है, यह है एलोरा, अजंता हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म संप्रदायों के प्रभाव को लिए हुए है। अर्थात इनसे ही इस कला शैली का विकास हुआ है। मध्यकालीन कलाओं के विकास का आधार बनी। मध्यकालीन कला परंपरा मंदिर निर्माण, मूर्तन के साथ साथ चित्रण का लघु रूप, पाल, अपभ्रंश, राजस्थानी, अर्थात ये पहले क्या है, इन कला शैलियों का विकास हुआ है इनसे, जिनमें पाल, अपभ्रंश और राजस्थानी, मुगल व पहाड़ी शैलियों के नाम से स्थापित हुआ। अर्थात ये लघु चित्रण शैली या मध्यकाल की लघु चित्रण शैली के प्रमुख केंद्रों में रहे हैं ये। इसी चित्र शैली ने अजंता की वैभवशाली कला परंपरा को कालांतर में शाश्वतता प्रदान कर भारतीय कला गौरव को ईसा पूर्व 2री शताब्दी से वर्तमान तक सुरक्षित रखा है। इसी कला परंपरा ने, अर्थात मध्यकालीन जो परंपरा है, उस मध्यकालीन लघु चित्र परंपरा ने ही अजंता की वैभवशाली जो कला शैली परंपरा है उस परंपरा को जीवित या सुरक्षित रखा है। राजस्थानी शैली का उद्भव विकास की राजस्थानी शैली का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ। प्राचीन भारतीय चित्रण परंपरा का लघु रूप में निर्वाह करने वाली प्राचीन भारतीय चित्रण परंपरा का लघु रूप में निर्वाह करने वाली, अर्थात भारतीय जो लघु चित्रण परंपरा है उसका लघु रूप में, छोटे रूप में अगर निर्वाह कर रही है तो कौन सी शैली है, राजस्थानी चित्रकला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। उसके नामकरण एवं उद्भव स्थान के बारे में लोगों के अलग अलग विचार रहे हैं। कुछ विद्वानों ने इसका, मैंने आपको बताया था कि ये राजपूत राजाओं की छत्र छाया में विकसित होने के कारण और यहाँ पर अधिक राजपूत राजा या राजपूत जाति की बहुलता होने के कारण राजस्थान का पहले नाम राजपूताना था और यहाँ पर जिस कला शैली का या लघु चित्रण परंपरा शैली का विकास हुआ उसे राजपूत शैली के नाम से भी पुकारा, जो सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने पुकारा था। आनंद कुमार स्वामी के पर राजपूत शैली के नाम पर पुकारने के कारण उसका विरोध भी किया गया था, क्योंकि कह सकते हैं कि एक जातिगत आधार पर विश्वास पर निर्धारित है और जातिगत आधार पर निर्धारित होने के कारण इसका विरोध हुआ और इसे फिर सीमा क्षेत्र के आधार पर देखा गया तो सीमा क्षेत्र के आधार पर इसको एक रायथान नाम दिया था और जिससे राजस्थान बना था। तो राजस्थानी शैली का उद्भव विकास प्राचीन भारतीय चित्रण परंपरा का लघु रूप में निर्वाह करने वाली राजस्थानी चित्रण की चित्रकला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके नामकरण उद्भव स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद प्रकट किए, लेकिन उत्तरोत्तर शोध अध्ययन, अर्थात वो होने के बावजूद भी, इनका भेद होने के बावजूद भी क्या हुआ, उत्तरोत्तर जो शोध अध्ययन अर्थात जो शोध किए गए, इनके अवशेष देखे गए, प्रकाशित हुए पुस्तकों एवं ऐतिहासिक तथ्यपरक प्रमाणों के आधार पर
राजस्थानी शैली का उद्भव एवं विकास 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य निश्चित किया गया, अर्थात चरमोत्कर्ष पर जो पहुंची या पूर्ण रूप से जो विकास हुआ वो 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य में हुआ। वैसे इस मैंने आपको बताया 7वीं से 12वीं सदी अर्थात 7वीं सदी में इसके चिन्ह अंकुरित हो गए थे, किंतु इससे पूर्व के इतिहास पर विद्वान एक मत नहीं है। लघु चित्रण परंपरा को सर्वप्रथम कला मर्मज्ञ आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स, आनंद कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग्स। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चनों में कंपटीशनों में भी पूछा जा सकता है कि राजपूत पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? आनंद कुमार स्वामी की है। रेखांकित किया। आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय चित्रकला परंपरा के प्रमुख 2 वर्ग माने हैं। कौन कौन से वर्ग माने? राजपूत शैली और मुगल शैली। मैं आपको बताऊं कि ये राजपूत शैली का ही दूसरा रूप मुगल शैली है। क्यों? क्योंकि ये राजपूत राजा हैं। इन राजपूत राजाओं पर आकर मुगलों ने अधिकार जमाया था और मुगलों ने अधिकार जमाने के बाद मुगलों के सानिध्य में ये राजपूत राजाओं के छत्र छाया में जो कार्य करने वाले कलाकार थे वो कलाकार ही मुगलों के सानिध्य में चले गए थे, तो उसी का दूसरा रूप माना जाता है इसे। क्योंकि राजपूताना की सीमाओं का विस्तार गुजरात से बुंदेलखंड तक और दूसरी ओर हिमालय की तलहटी की पहाड़ी रियासतों से मालवा के मैदानी क्षेत्रों तक था। क्षेत्रीय विस्तार के कारण आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली को राजपूत शैली के नाम से संबोधित किया, जो तर्क संगत जान पड़ता है। लेकिन कालांतर में डॉक्टर हरमन ग्वेटर्स और राय कृष्णदास वगैरह आगे आएंगे इसमें कि मोतीचंद अग्रवाल, इनके द्वारा इसका विरोध कर दिया गया और इसका विरोध करने के बाद इन्होंने तो इनका विचार तो था, आनंद कुमार स्वामी का क्या विचार था कि एक तो क्षेत्रीयत आधार पर देखा गया था कि उस क्षेत्र में राजपूत राजा या राजपूत जाति की बहुलता थी, राजपूत राजाओं के सानिध्य में इस कला शैली का विकास हो रहा था, जिसके कारण आनंद कुमार स्वामी ने उसे राजपूत शैली के नाम से पुकारा था। आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत पेंटिंग्स कहा। तर्कसंगत पड़ता है, जान पड़ता है, क्योंकि आनंद कुमार स्वामी का विचार था कि आनंद कुमार स्वामी का विचारानुसार इस शैली का विकास राजपूत राजाओं की छत्र छाया में हुआ था, इसलिए इसे राजपूत शैली के नाम से उन्होंने पुकारा। तो आनंद कुमार स्वामी की प्रमुख पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स प्रमुख पुस्तक रही है। लेकिन कालांतर में डॉक्टर हरमन ग्वेटर्स, O.C. गांगुली, राय कृष्णदास, कुमार संग्राम सिंह, मोतीचंद खजांची, कार्ल खंडालावाला आदि द्वारा प्रस्तुत शोध पत्रों, ऐतिहासिक तथ्य परक कला साक्ष्यों के आधार पर राजपूत शैली की विभिन्न शैलियाँ एवं उपशैलियाँ प्रकाश में आई। अर्थात इस राजपूत शैली यानी राजस्थानी शैली तो राजपूत शैली के अन्य उपशैलियाँ और विकसित हुई, विभिन्न शैलियाँ प्रकाश में आई थी। उक्त प्रमाणों एवं कला साक्ष्यों के आधार पर राजपूत शैली को 2 मुख्य शैलियों राजस्थानी शैली चित्र शैली और पहाड़ी शैली के नाम से पुकारा जाने लगा। अब इसे पहाड़ी शैली क्यों कहा गया था? राजस्थानी शैली तो इसलिए कहा गया क्योंकि अन्य उपशैलियाँ और विकसित हुई राजपूत शैली के या राजपूत राजाओं की छत्रछायाओं के अलावा अन्य जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में भी इस शैली का विकास हो रहा था। इसलिए अन्य जो विद्वान हैं इन विद्वानों के इस प्रमाणों के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, कला साक्ष्यों के आधार पर इस शैली को किस नाम से जाना गया था? राजस्थानी शैली के नाम से जाना गया था। लेकिन ये राजस्थानी शैली को भी 2 शैलियों में विभक्त कर दिया। कौन कौन सी? राजस्थानी चित्र शैली और पहाड़ी शैली के नाम से। मैं बताऊं राजस्थानी शैली का ही दूसरा रूप रहा है ये पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली के जो आश्रयदाता थे वो आश्रयदाता भी कौन से हैं? राजपूत राजा। पहाड़ी पेंटिंग्स, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से अलग अध्याय आएगा अपना। बाकी मैं आपको पहले ही बेसिक थोड़ी जानकारी दे रहा हूं कि ये राजपूत शैली का ही दूसरा नाम या राजस्थानी शैली का ही दूसरा भाग है। ऐसे कैसे भाग है ये? इस भाग के पीछे एक संदर्भ सा है या एक मत है कि ये राजस्थान में जो राजपूत राजाएं थे उन राजपूत राजाओं पर 1526 में जाकर मुगलों ने अधिकार जमा लिया था। और वो जो मुगलों ने अधिकार जमाया तो अधिकार जब किया तो कुछ राजपूत राजा जो राजस्थान के थे उन राजपूत राजाओं में से कुछ राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और कुछ राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जो राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया वो राजपूत राजा पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए थे और पहाड़ी क्षेत्रों में जब गए तो जाते समय वो अपने साथ में अपने पसंदीदा लोगों को लेके गए। उन पसंदीदा लोगों में कुछ कलाकार भी शामिल थे। तो ये राजपूत राजा कहाँ चले गए? पहाड़ी क्षेत्रों में। और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले राजपूत राजा कौन से संप्रदाय हैं? वल्लभ या वैष्णव संप्रदाय हैं। तो ये वल्लभ या वैष्णव संप्रदाय लोग वहाँ जा रहे हैं तो इनका आराध्य देव कौन सा रहेगा?
कृष्ण, और इनके साथ जाने वाले कलाकार कौन से हैं? राजस्थानी शैली के, इन्हीं के सानिध्य में रहने वाले। लेकिन इन्होंने जाकर, जो ये इनके साथ कलाकार गए थे, वो कलाकारों ने पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर पहाड़ी क्षेत्रों के शांत वातावरण को देखा, और उस शांत वातावरण को देखने के बाद वहाँ के हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं को देखा, वहाँ के जंगली जानवरों को देखा है, उन सारे वातावरण को इन्होंने अपने चित्रों में शामिल कर लिया। अब जब चित्रों में शामिल किया, तो चित्रों में शामिल करने पर उस जो पहले वाली कला परंपरा थी उन कलाकारों की, या चित्रण शैली थी, टेक्निक थी, वो टेक्निक में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आने पर उस जो नवीन कला शैली का विकास हुआ, उसे पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित होने के कारण उसे पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। तो ये राजस्थानी शैली का दूसरा रूप हो गया, क्योंकि कौन से राजा हैं? राजपूत राजा। कौन से संप्रदाय हैं? वल्लभ संप्रदाय। कौन से कलाकार हैं? राजस्थानी शैली कलाकार। उन्होंने सिर्फ क्या किया कि वहां पहाड़ी वातावरण को शामिल कर लिया, तो दूसरा रूप इनका पहाड़ी शैली के नाम से पुकारा जाने लगा था। स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना ने राजस्थान के नाम से अपनी पहचान कायम की। मतलब ये पहले राजपूत राजाओं के आधार पर, आनंद कुमार स्वामी के आधार के अनुसार मान लो इसका नाम क्या था? राजपूताना था। किसका? राजस्थान का। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, इसने राजस्थान के नाम से अपनी पहचान बना ली, जिसके पीछे कैसे उद्देश्य रहा या जिस तरह किस प्रकार उसका नाम पड़ा, जिसका उल्लेख कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक, जिसका उल्लेख जो किया है राजस्थान का, वो कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की एक पुस्तक है, उसमें 1829 ईस्वी में रायथान के नाम से किया था इसका नाम। सर्वप्रथम क्या नाम लिया? रायथान। किसने? कर्नल टोड ने लिया था, जो कालांतर में राजस्थान कहलाया। अतः राजस्थानी चित्रकला का तात्पर्य इसी प्रदेश में पल्वित और पोषित कला परंपरा को क्या कहा गया है? राजस्थानी शैली कहा गया है। अर्थात इसका साधारण भाषा में अर्थ क्या है कि राजस्थान की धरा पर जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजस्थानी शैली के नाम से जाना गया है। भारतीय इतिहास के अध्ययन एवं विद्वानों द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि पूर्व मध्यकाल, अर्थात मध्यकाल से पहले का काल, अर्थात 7वीं सदी से 12वीं सदी के का समय राजस्थान के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रहा। क्यों? क्योंकि इस समय साहित्यिक दृष्टि से बहुत विकास हुआ था। विशेषकर यह समय साहित्य कला के उत्थान का रहा। उपलब्ध प्राचीनतम प्रमाणों से राजस्थान में ही चित्र ताड़पत्र पत्रित ग्रंथ, ये चित्र ताड़पत्रित ग्रंथ है। मैंने बताया आपको, इससे पहले ताड़पत्र पे ही चित्र बनते थे, या ताड़पत्र के अलावा अन्य कागज वगैरह पे चित्र बनते थे। श्रावण प्रतिक्रमण चूर्ण आहाड़ उदयपुर तथा देलवाड़ा से प्राप्त सुपासना चरितम नामक सचित्र ग्रंथ हैं। ये जैन धर्म से संबंधित ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथ हैं। राजस्थानी चित्रकला की आरंभिक अवस्था को दर्शाते हैं, जो राजस्थानी शैली की आरंभिक अवस्था को ये दर्शाते हैं। दोनों ही ग्रंथ ताड़पत्रीय पत्रित ग्रंथ हैं, जिनमें श्रावण प्रतिक्रमणी चूर्णी है और उदयपुर तथा देलवाड़ा से प्राप्त सुपासना चरितम। इन दोनों में राजस्थानी शैली की आरंभिक अवस्था दिखाई देती है, जिन पर जैन शैली का प्रभाव पड़ा। लेकिन इसके बाद मिले ग्रंथों में कल्पसूत्र, बसंत विलास, पटचित्र, गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति प्रमुख हैं, जिनसे राजस्थानी शैली के बीजांकुर स्पष्ट दिखाई देते हैं। अर्थात आगे चलकर जो ये ग्रंथ चित्रित किए गए, उन चित्रों में राजस्थानी शैली के बीजांकुर दिखाई देते हैं, यानी राजस्थानी शैली विकसित होती हुई दिखाई देती है। 7वीं सदी से 15वीं सदी तक जैन और अजैन ग्रंथों को आधार बनाकर लघु चित्रों का व्यापक रूप प्रादेशिक मौलिक गुणों, शास्त्रीय कला तत्वों की सामंजस्यपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन रूप से राजस्थानी शैली का विकास हुआ। 7वीं सदी से 15वीं सदी के मध्य तक मध्यकालीन सचित्र ग्रंथों जैसे 1550 ईस्वी में चित्रित आदि पुराण, मेवाड़ से प्राप्त चोर पंसिका, गीत गोविंद, महापुराण, नियामतनामा, जोधपुर में भागवत पुराण, रागमाला के चित्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है। मतलब इन ग्रंथों के चित्रों से ज्ञात होता है। अपने राजस्थानी शैली लघु चित्रण परंपरा शैली में है। इन सब ग्रंथों के चित्रांकन प्रतीकात्मक दृष्टि से किए गए, जिनमें भागवत पुराण है, चोर पंसिका है, गीत गोविंद है, महापुराण है, नियामतनामा है, रागमाला है। रागमाला क्या होती है? राग रागनी से संगीत शास्त्र से संबंधित है। लेकिन हमारे राजस्थान के कलाकार ने इस रागमाला के चित्रों को भी प्रतीकात्मक दृष्टि से अपने चित्रों में, लघु चित्रों में उतारा था। पूर्व के चित्रों में सवा चश्मी चेहरे जैन शैली के अंदर आते हैं। मैंने आपको बताया था, एक आंख को अधर में लटके हुए बनाया जाता है, उसे मतलब एक तरफ का चेहरा और एक तरफ के चेहरे के अलावा एक आंख को अधर में लटके हुए बना दिया जाता है, उसे सवा चश्मी चेहरे कहते हैं। गरुड़ जैसी नाक, मतलब क्या है कि इसमें नाक आगे की तरफ बाहर निकली हुई हो, जो परले चेहरे को भी ढक दे, इतनी निकली हुई नाक हो।
बाहर निकली हुई आंख, ऐंठनदार मुद्राएं अधिक थी, अधिक उभारदार वक्षस्थल, अति भंगीय मुद्राएं लिए की गई। यह अपभ्रंश प्रभाव दिए हुए हैं, अर्थात अपभ्रंश शैली के ऐसे प्रभाव लिए हुए हैं। 16वीं सदी के मध्य तक स्थानीय विशेषताओं युक्त मेवाड़ शैली के रूप में मुखरित हुई। 16वीं सदी के मध्य तक जाकर यह राजस्थानी शैली का जो विकास हुआ वो सर्वप्रथम किस रूप में हुआ? मेवाड़ शैली के रूप में विकसित हुआ। राजस्थानी शैली का उद्भव स्थान, प्रथम जो उद्भव स्थान रहा है वो मेदपाट रहा है। मेदपाट को पहले, यानी मेवाड़ को पहले मेदपाट के नाम से जाना जाता था। 16वीं सदी के पूर्वार्ध में गुजरात शैली से प्रभावित जिस समृद्ध शैली मेवाड़ शैली के उदय से भारतीय चित्रकला में नवचेतना संचारित हुई वह अपभ्रंश शैली, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एवं रीतिकालीन साहित्य का नवीन संस्करण था। मतलब जो वहाँ पर मेवाड़ शैली में जो विकास हुआ वो विकास इन कला शैलियों के प्रभाव से हुआ। अपभ्रंश शैली, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, इस भक्ति आंदोलन के प्रभाव से, रीतिकालीन साहित्यों के प्रभाव से नवीन संस्करण का विकास हुआ, जिसको अपन ने मेवाड़ शैली या कह सकते हैं राजस्थानी शैली के प्रारंभिक अवस्था है वो। बिहारी, मतीराम, देवकेशव आदि द्वारा रचित श्रृंगार जो परक हैं, प्रधान काव्य सूर, मीरा, नानक, कबीर और प्रवाहित भक्ति रस की धारा में राधा कृष्ण ने लौकिक और अलौकिक स्वरूप, नवीन भाव विधान, आलेखन की दृष्टि से राजस्थानी शैली में एक नवीन परिवेश प्रदान किया। अर्थात इन जो कवि थे उन कवियों के ग्रंथों के आधार पर जो चित्रकला थी उस चित्रकला में एक नवीन परिवेश आ गया था, जिसमें राधा और कृष्ण को लौकिक और अलौकिक रूप में स्वीकार कर लिया और उनको कृष्ण के, मतलब उनको आराध्य देव या आध्यात्मिकता से जोड़कर उनको चित्रांकन कार्य किया गया था। जिससे पूर्ववर्ती विषय वस्तु के साथ साथ रागमाला, बारहमासा, रागमाला मैंने बताया आपको राग रागनी से संबंधित होता है जो संगीत शास्त्र में होता है। बारहमासा होता है 12 महीनों से संबंधित होता है जो वर्ष के 12 महीनों को प्रतीकात्मक दृष्टि से चित्रित किया। ऋतु वर्णन, अर्थात अपने यहाँ की जो ऋतु हैं 6 ऋतु, उन 6 ऋतुओं के आधार पर नायक नायिका भेद आदि विषयों का उत्कृष्ट चित्रांकन इस शैली के अंदर किया गया था। कौन सी शैली के अंदर? राजस्थानी शैली के अंदर। तो बच्चों राजस्थानी शैली के विषय में मैंने आपको बताया राजस्थानी शैली क्या है। राजस्थानी शैली वह है जो कि राजपूत राजाओं की छत्र छाया में और राजस्थान की धरा पर जिस कला शैली का विकास हुआ था उसे राजस्थानी शैली के नाम से जाना गया। और इस राजस्थानी शैली में किस पर या किस तरह के चित्र बने हैं? लघु चित्र बने हैं, और वो लघु चित्रों को अपन पोथी चित्रों के नाम से जान सकते हैं। राजस्थानी लघु चित्र शैली को राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जान सकते हैं। इसके नामकरण के विषय में मैंने आपको बताया कि इसके नामकरण के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। किसी ने इसको राजपूत पेंटिंग्स कहा है, राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का है, क्योंकि इस राजस्थान में एक तो राजपूत जाति की अधिकता थी और एक यहाँ जो शासक थे वो शासक राजपूत थे, और उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के सानिध्य में इस शैली का विकास हुआ। लेकिन आगे चलकर कुछ विद्वानों ने इसको क्षेत्रगत आधार पर देखा और अन्य छोटी शैलियों में विकसित होते हुए देखा, तो इससे पता चला कि इसका 2 रूप विकसित हुए, एक राजस्थानी शैली और एक पहाड़ी शैली। तो पहाड़ी शैली है तो इसी का विकसित रूप, लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया था इनका, क्योंकि राजपूत राजाओं का जो आराध्य देव था वो कौन था? कृष्ण था, क्योंकि राजपूत राजा वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय थे। इस प्रकार अपने आज राजस्थानी शैली की एक परिचय और परिचय के साथ राजस्थानी शैली के चित्रित विषय कि कौन से विषय से संबंधित राजस्थानी शैली में चित्र किए बनाए गए को पढ़ा। उसके बाद अपन राजस्थानी शैली के प्रमुख स्कूलों के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।